नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक शुरू, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड मंत्रालय में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में विभिन्न विभागों से आए प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आज की कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से कृषि, कार्मिक, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग और कैबिनेट सचिवालय से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है। बैठक कुल 15 से 20 एजेंडा प्रस्तावों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। राज्य में हाल के दिनों में अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार राहत या मुआवजा पैकेज को लेकर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। कृषि विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव पर चर्चा की संभावना है, जिसके तहत प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। बैठक में राज्य अभियंता सेवा से संबंधित संशोधित नियमावली को भी मंजूरी दी जा सकती है। लंबे समय से अभियंताओं की पदोन्नति, स्थानांतरण और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने की मांग उठ रही थी। प्रस्ताव पास होने पर अभियंताओं के कैडर प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी। बैठक में 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। सरकार इस बार राज्य स्थापना दिवस को विशेष रूप से मनाने की योजना बना रही है। रांची के मोहराबादी मैदान में मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा भी की जा सकती है। गिरिडीह में चलती बस का शीशा टूटा, ड्राइवर खलासी सहित एक महिला घायल। हवा के दबाव से हुआ हादसा, रांची आ रही थी बस। गिरिडीह से रांची जा रही तारा बस बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया है। गिरिडीह डुमरी मेन रोड पर मधुबन मोड़ से आगे छछंदों के पास अचानक बस का अगला शीशा तेज हवा के दबाव से टूट गया। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें बस चालक, उपचालक और चालक के पीछे बैठी एक महिला यात्री शामिल है। हादसे के वक्त बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, लेकिन चालक की सूझबूझ से सभी की जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार में चल रही बस में अचानक शीशा टूटने से अफरा तफरी मच गई। शीशे के टुकड़े चालक के घुटने और हाथ में लगे हैं और उपचालक के हाथ में तथा महिला यात्री के चेहरे पर लगे हैं, जिससे उन्हें चोट आई है। हादसे के बाद भी चालक ने हिम्मत नहीं हारी, पूरी समझदारी दिखाते हुए बस को नियंत्रित किया। उन्होंने बस को सड़क किनारे सुरक्षित खड़ा कर दिया, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यात्रियों ने चालक की सूझबूझ की सराहना की है। हिंदुस्तान बना विश्व विजेता, दक्षिण अफ्रीका को रौंदकर भारतीय छोरियों ने उठाई वर्ल्ड कप ट्रॉफी। शेफाली और दीप्ति ने बिखेरा जलवा। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई है। रविवार को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका ने 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.3 ओवर में 246 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। इसके साथ ही उसका चैंपियन बनने का सपना टूट गया। इस मैच में शेफाली वर्मा को अर्धशतकीय पारी खेलने और 2 विकेट चटकाने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के लिए इस मैच में कप्तान लॉरा वॉलवर्ट ने 98 बॉल में 11 चौके और 1 छक्के के साथ 101 रनों की पारी खेली है। वो अब तक क्रीज पर थी, लगा दक्षिण अफ्रीका मैच जीत सकता है, लेकिन जब वो आउट हुई तो उनकी पूरी टीम दबाव में बिखर गई और 246 पर ऑल आउट हो गई। अफ्रीका के लिए एनरी डक्सन 35 रनों के साथ दूसरी टॉप स्कोरर रही। भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा ने लिए हैं। उन्होंने 9 ओवर डालने में 39 रन देकर 5 विकेट चटकाए हैं। उनके अलावा शेफाली वर्मा ने 2 और श्रीचरणी ने 1 विकेट हासिल किया। गुमला में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक की मौत, बाइक सवार दूसरा व्यक्ति घायल। नवाटोली से लौटते वक्त हुई घटना। गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। यह घटना कुमारी करंज रोड बसिया के पास हुई। मृतक की पहचान खूंटे निवासी 56 वर्षीय जय सिंह राम के रूप में की गई है, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल है। घायल गुरुचरण राम ने बताया कि वह 56 वर्षीय जय सिंह राम के साथ एक ही बाइक पर सवार होकर नवाटोली में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते समय अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे छोटका रेंगर खुंटी गांव निवासी जय सिंह राम की मौके पर मौत हो गई है। झारखंड में दस्तक दे रही है सर्दी। हिमालय की ठंडी हवाओं ने प्रदेश में दी दस्तक, बढ़ाई कनकनी। 2-3 दिन में और गिरेगा पारा।
राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में अब ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। सुबह और शाम की ठंड में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों ने हल्की सर्दी का एहसास करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। वर्तमान में राज्य के कई जिलों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में झारखंड का अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। राजधानी रांची समेत कई जिलों में चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण दिन में भी हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना बनी रहेगी। वहीं दिन में आसमान मुख्यतः साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगर अगले सप्ताह तक बादल नहीं बने तो राज्य में सर्दी का असर और तेज हो जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड का असर दिखना सामान्य माना जाता है। अगले 2 दिनों में तापमान और गिरकर न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। विभाग का अनुमान है कि 8 नवंबर तक राज्य में सुबह के समय कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है, जबकि दिन में खिली धूप देखने को मिलेगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कमजोर पड़ने के बाद अब हिमालयी ठंडी हवाओं ने झारखंड में दस्तक दे दी है। इसके असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले जैसे कोडरमा, पलामू, गढ़वा और लातेहार में तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। कोडरमा में हाथियों के झुंड ने धान की फसल रौंद दी। धान की फसल पर दोहरी मार, पहले चक्रवात फिर हाथियों का हमला। कोडरमा जिले के जनगर प्रखंड के घुरमुंडा गांव में दर्जनों हाथियों ने खेतों में घुसकर किसानों की तैयार धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार यह झुंड शमशान घाट के रास्ते तरिया के खेतों तक पहुंचा और थोड़ी ही देर में पूरी तरह फसल रौंद दी। इससे पहले मोन्था चक्रवात से हुई भारी बारिश ने धान की खेती को नुकसान पहुंचाया था, जिससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ी है। किसान बम, पटाखे और मशाल जलाकर हाथियों को भगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी महीनों की मेहनत पर पानी फिर चुका था। ग्रामीणों ने बताया कि यह झुंड पिछले कई दिनों से इलाके में आतंक मचा रहा है। शनिवार देर रात भी हाथियों ने गड़गी रेलवे फाटक को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया था। इसके पहले भी यही झुंड आसपास के गांवों में धान की फसलों को रौंद चुका है। घुरमुंडा गांव की तरिया की जमीन उपजाऊ मानी जाती है, जहां किसान कटाई की तैयारी में जुटे थे। हाथियों के इस हमले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बार बार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में भय का माहौल है। कई किसान अब रात में अपने खेतों की रखवाली करने को मजबूर हैं। अब 7 नवंबर तक कर सकेंगे क्लैट 2026 के लिए आवेदन। परीक्षा 7 दिसंबर को। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2026 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर अब 7 नवंबर कर दी है। पहले यह तिथि 31 अक्टूबर तय की गई थी। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब 7 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2025 रविवार को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस परीक्षा के माध्यम से देश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में LLB और LLM कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य निजी और सरकारी संस्थान भी क्लैट स्कोर को मान्यता देते हैं। छत काटकर 3 दुकानों में लाखों की चोरी, पुलिस जांच में जुटी, सुरक्षा पर उठे सवाल। रामगढ़ गिद्दी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती अरगड्डा GM ऑफिस मुख्यालय चौक में रविवार की रात चोरों ने 3 दुकानों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की घटना का खुलासा सोमवार की सुबह तब हुआ जब दुकानदार अपनी दुकानें खोलने पहुंचे। चोरी की इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश और दहशत का माहौल है। चोरों ने खाटू श्याम गारमेंट्स, RK मेडिकल स्टोर और ग्राहक सेवा केंद्र की दुकानों में सेंधमारी की है। खाटू श्याम गारमेंट्स के संचालक सूरज राम ने बताया कि उनकी दुकान से 15,530 रुपए नकद की चोरी की गई है। RK मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि करीब 3,000 रुपए नकद और दवाइयां चोरी हो गई हैं। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक राजू करमाली ने बताया कि करीब 55,000 रुपए नकद और अन्य सामान चोरी कर लिए गए हैं। चोरों ने तीनों दुकानों के ऊपरी शीट को तोड़कर अंदर आए थे और घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस और CCL सुरक्षा विभाग के कर्मियों ने दुकानों का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि चोरी रामगढ़ और हजारीबाग जिले की सीमा क्षेत्र यानी गिद्दी व रामगढ़ थाना क्षेत्र के बीच हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में CCL सुरक्षा पेट्रोलिंग पार्टी क्षेत्र में गश्ती करती है, फिर भी चोरी की घटना हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, राज्य के सभी जिला और मुख्यालयों में बीजेपी का प्रदर्शन। चाईबासा में थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। इस गंभीर लापरवाही के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड के सभी जिला मुख्यालयों में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास धरना दिया है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने लापरवाही को लेकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।
पाकुड़ बैंक कॉलोनी में कुएं से निकला नाग, रेस्क्यू के दौरान सर्पमित्र को डसा, समय पर इलाज से बची जान, अब हालत खतरे से बाहर। पाकुड़ के बैंक कॉलोनी स्थित एक घर में उस समय हड़कंप मच गया जब पुराने कुएं में एक विशाल भारतीय नाग दिखाई दिया। घर वालों ने तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंचे सर्प मित्रों ने नाग को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया, लेकिन रेस्क्यू के दौरान एक सर्प मित्र को सांप ने डस लिया। गनीमत रही कि समय रहते उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां एंटीवेनम देने के बाद उनकी जान बच गई। बैंक कॉलोनी के पास स्थित एक मकान के पुराने कुएं में नाग को देख लोगों में दहशत फैल गई थी। सूचना मिलते ही वन विभाग के सर्पमित्र साहेब मरांडी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कुएं में उतरकर नाग को पकड़ने का प्रयास शुरू किया, लेकिन उसी दौरान नाग ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सांप के डसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई और टीम के सदस्यों ने उन्हें तत्काल सोनाजोड़ी सदर अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत एंटीवेनम इंजेक्शन दिया और आवश्यक प्राथमिक उपचार किया। चिकित्सकों के अनुसार साहिब मरांडी की स्थिति अब पूरी तरह खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई है। घटना के बाद वन विभाग ने एक अन्य सर्पमित्र अशराफुल शेख को मौके पर बुलाया। उन्होंने पूरी सावधानी के साथ नाग को कुएं से बाहर निकाला। रेस्क्यू सफल होते ही आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। बिजली चोरी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी, विभाग ने जारी की अपील। विद्युत विभाग ने जिले के सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिना वैध कनेक्शन के किसी भी प्रकार से बिजली का उपयोग न करें। विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हुकिंग या टोंका लगाकर बिजली चोरी करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। विभाग के अनुसार कुछ लोग बिजली मीटर को बाईपास कर या अवैध तरीके से तार जोड़कर बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। ऐसे मामलों में न केवल जुर्माना बल्कि FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा है कि घर, दुकान और कृषि कार्य के लिए अलग अलग कनेक्शन लिया जाना अनिवार्य है। स्वीकृत लोड से ज्यादा बिजली उपयोग करने या बिना अनुमति के अतिरिक्त लोड जोड़ने पर निरीक्षण के दौरान 2 साल के राजस्व हानि का जुर्माना लगाया जा सकता है। सभी उपभोक्ताओं से अपील किया गया है कि वे समय पर अपना बिजली बिल जमा करें, क्योंकि उपभोक्ताओं से प्राप्त बिल राशि से ही बिजली खरीदी जाती है और रखरखाव कार्य संचालित किए जाते हैं। विभाग ने कहा है कि समय पर बिल भुगतान न करने पर उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली आपूर्ति देना या रखरखाव कार्य करना विभाग के लिए कठिन हो जाता है। शुरू हुई PG मेडिकल स्टेट कोटा काउंसलिंग प्रक्रिया, 4 राउंड में होगा नामांकन। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से PG पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की स्टेट कोटा सीटों पर नामांकन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह काउंसलिंग 4 राउंड में आयोजित की जाएगी। इसके लिए नीट PG 2025 में सफल योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने झारखंड राज्य के किसी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज से MBBS किया है या झारखंड के स्थायी निवासी हैं और राज्य गठन से पहले बिहार के मेडिकल कॉलेजों से MBBS में दाखिला लेकर पास हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो CO, SDO या DC द्वारा जारी किया गया हो। साथ ही झारखंड राज्य सरकार में कार्यरत चिकित्सक जिन्होंने अन्य राज्यों के कॉलेजों से MBBS किया है, वे भी स्टेट कोटा के तहत काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। देर रात रांची की सड़कों पर निकले SSP राकेश रंजन, 2 थानेदार से मांगा स्पष्टीकरण। रांची के SSP राकेश रंजन रविवार की देर रात राजधानी की विधि व्यवस्था का निरीक्षण करने सड़कों पर निकले। उनके इस औचक निरीक्षण की खबर किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मी को पहले से नहीं थी। निरीक्षण के दौरान कार्य में लापरवाही रखने के मामले में SSP ने ओरमांझी और पिठोरिया थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा है। SSP रंजन ने बिरसा चौक, मेन रोड, हरमू बाईपास रोड और अरगोड़ा चौक सहित शहर के कई महत्वपूर्ण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से सीधे संवाद किया। उन्होंने उनसे वाहनों की चेकिंग और पुलिस बल की तैनाती के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के दौरान SSP राकेश रंजन ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कोटे के दोनों स्वास्थ्य मंत्री चाईबासा ब्लड बैंक कांड के जिम्मेदार, पत्र जारी कर भाजपा ने लगाया आरोप। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को चाईबासा ब्लड बैंक द्वारा HIV संक्रमित रक्त चढ़ा दिए जाने का मामला उजागर होने के बाद से प्रदेश भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। इस मामले को लेकर एक और जहां स्वास्थ्य महकमा व्यवस्था सुधारने के लिए अलर्ट मोड पर है, वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे पर काफी आक्रामक नजर आ रही है। रविवार को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय साहा ने 13 जनवरी 2021 को भारत सरकार की ओर से झारखंड के औषधि नियंत्रण विभाग को भेजे गए पत्र की छायाप्रति सार्वजनिक की है। यह पत्र जारी करते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि चाईबासा ब्लड बैंक की घटना पूरी तरह से राज्य की महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य विभाग, औषधि नियंत्रक निर्देशालय और 2021 में राज्य के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही का
नतीजा है। अजय शाह ने कहा कि भारत सरकार की ओर से झारखंड स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट रूप से जताया गया था। चाईबासा ब्लड बैंक का साल 2020 में हुए ज्वाइंट इंस्पेक्शन में पाई गई खामियों का जिक्र करते हुए कार्रवाई के निर्देश दिया गया था, जिससे ब्लड बैंक में आवश्यक सुधार हो। लेकिन 2021 से अब तक झारखंड के दोनों भ्रष्ट स्वास्थ्य मंत्रियों ने इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और इस खूनी कारोबार को बेरोक टोक जारी रखने दिया। लोहरदगा में धर्म परिवर्तन को लेकर तनाव, ग्रामीणों ने दी सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी। लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र के दोबा बरटोली गांव में रविवार को धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर तनाव की स्थिति बन गई है। वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में हुई ग्रामीणों की बैठक में सुनीला उराव नामक महिला ने अपने पति सुनील उराव पर धार्मिक परिवर्तन का दबाव बनाने और विरोध करने पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सुनीला उराव ने बैठक में बताया कि उसका पति अपने आदिवासी सरना धर्म और परंपरा को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की कोशिश कर रहा है। जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे भी धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इस पर ग्रामीणों ने कड़ा रुख अपनाते हुए निर्णय लिया कि यदि सुनील उराव सरना धर्म त्याग कर दूसरा धर्म अपनाते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही उन्हें गाँव की जमीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा और हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि गांव की एकता और परंपरा के खिलाफ किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने अपने निर्णय की लिखित सूचना थाना प्रभारी मनोज कुमार को सौंप दी है और धर्म परिवर्तन की कोशिशों पर रोक लगाने की मांग की है। बताया गया कि सुनील उराव पिछले 1 महीने से अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है, जिससे परिवार में लगातार तनाव बढ़ रहा है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने पुष्टि की कि आवेदन प्राप्त हुआ है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आदिम जनजाति समुदाय को मनरेगा से हर साल मिलेगा 150 दिन का रोजगार। राज्य में आदिम जनजाति समूह के लोगों को मनरेगा में अब साल भर में 150 दिन का रोजगार मिलेगा। करीब 74,000 परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। सभी समुदायों के लोगों के लिए 1 साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने का प्रावधान फिलहाल है। पलायन को देखते हुए राज्य सरकार ने आदिम जनजाति समूह के लोगों को 100 दिन के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार देने का फैसला लिया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभाग के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। विभाग ने अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक आकलन के मुताबिक आदिम जनजाति परिवारों को 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार मुहैया कराने पर हर साल करीब 100 करोड़ रुपए अतिरिक्त भुगतान होगा। साल 2023-24 में झारखंड में करीब 35 लाख परिवारों ने मनरेगा में काम की मांग की थी, जिनमें से करीब 21,08,000 मानव दिवस रोजगार मिले थे। वर्ष 2024-25 में यह संख्या करीब 20,20,000 थी। यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हुई है। झारखंड में सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने करीब 74,000 आदिम जनजाति परिवार की पहचान की है। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर और जंगल व पारंपरिक आजीविका पर निर्भर है। वर्तमान में इन्हें रोज 282 रुपए की मजदूरी मिलती है। 50 दिन अतिरिक्त रोजगार मिलने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। रांची में कफ सिरप की बड़ी खेप जब्त। मांडर पुलिस ने ट्रक से 13,400 बोतलें पकड़ी। चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी तस्करी। रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मांडर पुलिस ने रांची कुडू रोड पर एक ट्रक से 13,400 बोतल कफ सिरप जब्त किया है। तस्करों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कफ सिरप को 134 चावल की बोरियों में छिपाकर रखा था। जब्त कफ सिरप का नाम फेंसाडाइल है, जो कि हिमाचल प्रदेश की एक कंपनी अबोट हेल्थ केयर बनाती है। बताया जा रहा है कि रांची के तुपुदाना क्षेत्र में स्थित सैली ट्रेडर्स इस कफ सिरप का सप्लायर है। मांडर पुलिस ने वसीम निजाम शेख नामक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार किया है। रांची पुलिस ने यह कार्रवाई यूपी क्राइम ब्रांच के द्वारा मिली सूचना के आधार पर की है। ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने जानकारी दी कि यह मामला बड़ी तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब इसके नेटवर्क के मुख्य सरगना की पहचान में जुटी हुई है। साथ ही यह भी जांच कर रही है कि इस खेप का झारखंड के किन जिलों में वितरण होना था। मौके पर खलारी डीएसपी और मांडर थाना प्रभारी भी मौजूद थे। फिलहाल बरामद सिरप को औषधि नियंत्रण विभाग के हवाले कर दिया गया है। रामगढ़ जिला के ग्राम रवता बस्ती में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने जताया नाराजगी। रामगढ़ जिला के ग्राम रवता बस्ती में धर्मांतरण को लेकर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 6 के अंतर्गत रवता में धर्मांतरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ बाहरी लोग गांव में आकर लालच और दबाव देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह झारखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2017 का उल्लंघन है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पूरे मामले की जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करने तथा गांव में धार्मिक सौहार्द और शांति व्यवस्था बनाने की मांग की है। इस घटना के बाद ग्रामीणों की बैठक रविवार को ही संचालन रामचल मुंडा ने किया। बैठक में समाज में एकता बनाने और
सांप्रदायिक ताकतों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वक्ताओं ने कहा कि समाज को विभाजन की नीति से बचाना होगा। आदिवासियों की जमीन पर कब्जे जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सबको एकजुट होना होगा। वहीं आवेदन देने के बाद मामला पकड़ में आया सिद्धार्थ कुमार उर्फ राजू ने कूजू ओपी में आवेदन दिया था। इसके बाद रउता निवासी विजय रजवार ने भी ओपी प्रभारी को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। विजय ने आरोप लगाया कि सिद्धार्थ पिछले कुछ दिनों से उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। उसने हर महीने 20,000 रुपए देने का प्रलोभन देने का प्रस्ताव रखकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की कोशिश की है। विजय के अनुसार जब उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो आरोपी ने धमकी दी। शिकायत के बाद आरोपी युवक ने अपने घर में ताला बंद कर गाँव से फरार हो गया है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी ने 5 शीर्ष नेताओं को संगठन से किया निष्कासित। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के उत्तर दक्षिणी छोटा नागपुर सीमांत जोनल कमेटी ने आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए अपने 5 शीर्ष सदस्यों को संगठन से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित नेताओं में ऋषिकेश जी उर्फ संजय उराव, महादेव, रमेश उर्फ मनोज मुंडा, दिनेश उर्फ रविराम और अरविंद उर्फ इरफान अंसारी शामिल हैं। जोनल कमेटी के प्रवक्ता विभीषण जी ने प्रेस बयान जारी कर खलारी पिपरवार कोयलांचल क्षेत्र के कोयला व्यवसायियों और आम लोगों से अपील की है कि उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा फोन या धमकी मिलने पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया न दे। संगठन ने खलारी, पिपरवार, बुढ़मू, रामगढ़ और रांची क्षेत्र में संचालन के लिए देवा, जगीरा, भोला, कारू, कार्तिक, सेवक और विजय को नई जिम्मेदारी सौंपी है। धान की फसल में कीड़ा लगने से किसान परेशान, खेतों में सूख रहे पौधे, मुआवजे की मांग। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के मंझला डीए पंचायत में किसानों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। धान की फसल में कीड़ा लगने से पूरे इलाके के खेतों में पौधे सूखने लगे हैं और किसानों की साल भर की मेहनत अब बर्बाद होने के कगार पर है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 महीने की कड़ी मेहनत और भारी खर्च के बाद अब फसल धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बारिश से पहले ही कीड़ों का प्रकोप शुरू हो गया था, लेकिन अब हालात और भी गंभीर हो चुके हैं। खेतों में धान की बालियां काली पड़ने लगी हैं और पौधे सड़ रहे हैं। वार्ड सदस्य मुख्तार अंसारी ने बताया कि पूरा मंझलाडीह पंचायत इस समस्या से जूझ रहा है। लगभग हर किसान के खेत में कीड़ा लग चुका है। किसानों की साल भर की मेहनत अब बर्बाद होती दिख रही है। गांव के बुजुर्ग किसान तौहीद अंसारी ने बताया कि उन्होंने भारी खर्च से खेती की थी, लेकिन कीड़ों के प्रकोप ने सब खत्म कर दिया है। ट्रैक्टर से खेत जोते, मजदूर लगाएं, लेकिन कीड़े लगने से सारा धान बर्बाद हो गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। किसान हफीजुद्दीन मियां ने कृषि विभाग से गांव में जांच करने और मुआवजा देने की मांग की है। कार्यकर्ता कमजोर हैं, तभी हेमंत और कल्पना चुनावी मैदान में आ रहे हैं, नहीं होगा कोई फायदा। बाबूलाल मरांडी। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। जेएमएम और भाजपा अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जेएमएम को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को मैदान में उतरना पड़ा है। जबकि झामुमो के केंद्रीय महासचिव ने कहा कि भाजपा कटी और बटी हुई पार्टी है और इसकी हार सुनिश्चित है। जमशेदपुर लोकसभा अंतर्गत घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आपको बता दें कि क्षेत्र के जेएमएम विधायक रामदास सोरेन के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। स्वर्गीय रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन झामुमो के प्रत्याशी हैं, जबकि दूसरी तरफ झारखंड आंदोलनकारी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दलों ने स्टार प्रचारकों की घोषणा कर दी है। दोनों ओर से 40-40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। इधर भाजपा के खेमे में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। रांची में 2 थाना प्रभारी समेत 7 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर का तबादला। रांची में 2 थाना प्रभारी समेत 7 इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। इसको लेकर रविवार की देर रात एसएसपी दफ्तर की ओर से आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक इस सूची में कुल 5 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इंस्पेक्टर अशोक कुमार को सुखदेव नगर का थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि इंस्पेक्टर अशित कुमार मोदी को सदर पश्चिमी का सर्कल इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं इंस्पेक्टर जयप्रकाश राणा को मांडर सर्कल इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा इंस्पेक्टर के साहू को डायल 112 का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही इंस्पेक्टर सुशील कुमार को यातायात थाना प्रभारी कोतवाली के पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार को सिल्ली थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है और सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट सुरक्षा का दायित्व दिया गया है। रांची एयरपोर्ट, हर बात के लिए पैसा और कुत्तों का आतंक।
रांची एयरपोर्ट पर किसी को छोड़ने या लेने जा रहे तो अपनी सुरक्षा के इंतजाम खुद कर ले। जहां जितना तत्परता से मिनट के हिसाब से पैसे की वसूली होती है, गाड़ी उठा लेने, गाड़ी लॉक कर देने की धमकी दी जाती है, उतनी ही तत्परता सुरक्षा और व्यवस्था में नहीं मिलती। वहां आपको कुत्ते दौड़ते, भागते, भौंकते, आतंक मचाते मिल जाएंगे। 1 नवंबर की शाम करीब 5 बजे एयरपोर्ट के बाहर करीब आधा दर्जन कुत्तों ने आतंक मचा दिया। कुत्तों के इधर उधर भागने और भौंकने की आवाज ने लोगों को आतंकित कर दिया। यह सब करीब 10 मिनट तक चलता रहा। एयरपोर्ट के कर्मचारियों व ट्रैफिक कंट्रोल करने वालों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब बात एयरपोर्ट पर फीस के नाम पर रुपए लेने की। आप जैसे ही गेट के भीतर जाते हैं, आपको एक पर्चा दे दिया जाता है। पर्चा में प्रवेश का मिनट व सेकंड दर्ज रहता है। आप अपने परिचित को छोड़ करके रिसीव करने निकलते हैं तो गेट पर वाहनों की लंबी लाइन लगी मिलती है। आपका मिनट का हिसाब बढ़ता जाएगा और हो सकता है आपको एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करने के लिए रुपए देने पड़ जाएं। अगर आप एयरपोर्ट पर थोड़ी देर रुकते हैं तो माइक से अनाउंस किया जाएगा कि आपकी गाड़ी को लॉक कर दिया जाएगा, फिर जुर्माना देना पड़ेगा। अब अगर आप कुछ मिनटों के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं तो आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे। पैसेंजर को छोड़ने आए एक व्यक्ति ने बताया कि अगर थोड़ी देर के लिए भी गाड़ी को किनारे में लगा दिया जाए तो ये ट्रैफिक कंट्रोल के नाम पर तंग करने लगते हैं। ईडी ने सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के खिलाफ सरकार व आयकर से कार्रवाई की अनुशंसा की। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य सरकार व आयकर विभाग से सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। ईडी ने जांच में मीरा सिंह के खिलाफ मिले तथ्यों को पीएमएलए की धारा 66 के तहत राज्य सरकार व आयकर विभाग से साझा किया है। ईडी ने सरकार से इस पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। आयकर विभाग को भी मामले की जांच कर आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। सरकार व आयकर को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि छापामारी के दौरान मीरा सिंह व उससे जुड़े लोगों के ठिकानों से नाजायज तरीके से पैसा कमाने और संपत्ति अर्जित करने से संबंधित सबूत मिले हैं। जांच में पाया गया कि इस पुलिस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज तरीके से पैसे कमाए थे। उसने अपनी नाजायज कमाई को जायज साबित करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए। इन हथकंडों में लोगों से बिना सूद व गारंटी के कर्ज लेने सहित कई तरीके शामिल हैं। अपनी नाजायज कमाई को सही साबित करने के लिए उसने अपने पति प्रीतम कुमार को सब्जी का व्यापारी बनाया। इसके लिए फर्जी दस्तावेज के सहारे प्रीतम कुमार को भागलपुर में सब्जी मंडी का थोक व्यापारी दिखाया गया। हालांकि पूछताछ के दौरान प्रीतम कुमार किराए पर लिए गए दुकान के मालिक और किसी एक आदमी का नाम नहीं बता सका जिससे वह सब्जी खरीदता या बेचता था। मीरा सिंह ने अपनी काली कमाई को छिपाने के लिए लाल मोहितनाथ शाहदेव से बिना सूद के 2.5 लाख रुपए कर्ज लेने का दावा किया था। सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह ने संपत्ति खरीद सहित अन्य मामलों की जानकारी सरकार को नहीं दी थी। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू नियम का उल्लंघन है। इसलिए सरकार इस मामले में पुलिस अधिकारी के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई करे। रणजी ट्रॉफी 2025 शिखर मोहन का दोहरा शतक, विराट सिंह की शतकीय पारी से झारखंड का शानदार प्रदर्शन। रणजी ट्रॉफी 2025 के अपने तीसरे मुकाबले में झारखंड की टीम नागालैंड के खिलाफ बेहतरीन स्थिति में पहुंच गई है। नागालैंड ने टॉस जीतकर झारखंड को पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण दिया था, जिसके बाद झारखंड ने अपनी पहली पारी में 8 विकेट पर 510 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। झारखंड के ओपनर शिखर मोहन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा है। उन्होंने 303 गेंदों में 3 छक्के और 21 चौकों की मदद से 207 रन की पारी खेली है और टीम की ओर से सर्वाधिक स्कोर किया है। उनके साथ ही ओपनर सरनदीप सिंह 22 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान विराट सिंह ने चौथे नंबर पर उतरते हुए जिम्मेदारी भरी पारी खेली और 105 रन बनाए। उनकी यह शतकीय पारी 163 गेंदों में आई है, जिसमें 2 छक्के और 11 चौके शामिल हैं। वहीं कुमार कुशाग्र ने 58 रन का योगदान दिया है, जबकि रॉबिन मिंज ने अंत में तूफानी अंदाज में खेलते हुए मात्र 31 गेंदों पर नाबाद 75 रन ठोक डाले, जिसमें 8 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। नागालैंड की ओर से जोनाथन और सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं, जिन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए हैं। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।